हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9th जो है उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, किस तरह से स्टेट्स जो हैं वो रेटिफाई करती हैं अगर वो किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए अपनी कंसेंट नहीं देती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनकी कंसेंट के बिना कोई भी डिसीजन टेक नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया, जैसे यहाँ पर बताया गया कि कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी सफिशेंट नहीं होती है, मतलब वो मान्य नहीं मानी जाती है। जब कोई भी एक अमेंडमेंट किया जाए, किसी भी आर्टिकल को मॉडिफाई करा जाए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स को डिवाइड करने की बात हो, या कोई ऐसा आर्टिकल हो जिसमें रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए, तो उसमें क्या ज़रूरी होता है कि एक स्टेट जो है उसके साथ कंसल्ट किया जाए, मतलब स्टेट के साथ कंसर्न किया जाए, उसके साथ बातचीत करी जाए। और उसके बाद जब स्टेट उसको मतलब कंसेंट दे दे, अपनी मर्जी जाहिर कर दे कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, तो उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर, स्टेट्स में जितनी भी लेजिस्लेचर्स हैं, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी लेजिस्लेचर है उसमें हाफ ऑफ द मतलब सीट्स जो हैं वो, सिंपल बात यार, लोकसभा में अगर 50% लोग जो हैं वो अमेंडमेंट, किसी भी अमेंडमेंट को पास कर देते हैं, तो उस अमेंडमेंट को क्या किया जाता है, उसके बाद प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे, मतलब राज्यसभा में उसको भेजा जाएगा। इसके साथ कुछ और प्रोविजंस भी हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करते हैं, मतलब जहाँ पर ड्यूअल पॉलिटी की बात होती है, ड्यूअल गवर्नेंस की बात होती है, तो उन प्रोविजंस में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनकी वजह से हम लोग मतलब एक प्रोटेक्टेड वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, वॉयलेशन होती है, तो हम लोग वॉइस रेज करके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड हैं हमें, जिसमें हम जुडिशरी में जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, पिटीशंस दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट में बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत मतलब बहुत बार हम लोग ये बोल सकते हैं अमेंड होता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स है। कहने का ये मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स होती हैं और बहुत ही कम स्टेट्स की पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया कि इतनी सारी अमेंडमेंट्स क्यों होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा राइज होता ही रहता है कि हाँ, कि इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मतलब फॉर्म होते हैं, इतनी ज़्यादा डिबेट्स होती हैं अमेंडमेंट्स को लेके कि इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स क्यों हो रही हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं था, उसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, इतनी ज़्यादा एरर्स थी, तो वो इतने सालों से कैसे वर्किंग में है। ठीक है, और हाँ ये भी पूछा जाता है कि इतने लंबे समय से अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि 93 अमेंडमेंट्स जो थी वो 55 ईयर्स में देखने को मिली। और कुछ हद तक ये देखने को ऑड भी लगता है, हाँ मतलब एक तरह से कि हाँ डबलिंग चल रही है यहाँ पे। एक साल में कई ऐसे साल भी निकले होंगे जहाँ पे एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ होगा, और एक कुछ ऐसे साल भी हुए होंगे जिनमें एक्सेसिवली मतलब हम लोगों ने अमेंडमेंट्स कर रखी होंगी। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट्स जो हैं सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन, मतलब पॉलिटिशियन के चाहने से ये मतलब नहीं कंसीडर किया जाता है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, नीड्स ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हम लोग अमेंडमेंट्स को करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट डिकेड जब हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक अमेंडमेंट की प्रॉपर एक स्ट्रीमिंग से स्टार्ट हो गई, मतलब अमेंडमेंट्स जो थी वो होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये जो पॉलिटिक्स का नेचर है वो, उसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ वो किस फेवर में है, वो अपोजिशन पार्टी है या मतलब कौन सी पार्टी रूल कर रही है, तो वो मतलब उसको जो पसंद है उसी के अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट किया जाए, ऐसा नहीं होता है। ये टाइम टू टाइम सिचुएशन को देख कर ही, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही मतलब अमेंडमेंट्स करी जाती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट ये बताया गया है कि क्या हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनएडिक्वेट है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1952, ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा बहुत सारी पॉलिटिकल ट्रबुलेंस जो थी वो देखने को मिल रही थी। हर कोई पॉलिटिकल लीडर जो था वो अपनी पार्टी को छोड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफेक्शन जो थी वो हैवी डिफेक्शन फेस करने को मिल रही थी। मतलब दिख रही थी हमें 1977 के टाइम पीरियड में, जब उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
एंटी डिफेक्शन के साथ साथ कुछ और भी हुआ। 91st जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसमें भी ये था कि एज जो थी वो रिड्यूस करी गई, कम करी गई, मतलब 21 थी जो वोटिंग एज उसको कम करके 18 ईयर रख दिया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ। 73rd में हम लोग पंचायत में कुछ इंप्रूवमेंट करी, 74th में भी हम लोगों ने म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड कुछ चेंजेस करे। उसी टाइम पर देखा गया ये जो अमेंडमेंट्स थी वो क्लैरिफाई करती और साथ में एक्सपैंड करती कि रिजर्वेशंस जो हैं वो होनी चाहिए, मतलब कि कुछ कोटा जो है वो जॉब्स के लिए होना चाहिए, कुछ एडमिशन्स के लिए कोटा जो है उसको इंक्रीज़ करना होगा। और 1992 और 1993 के बाद जो था वो एक ऐसा सेंसस एमर्ज हो गया पूरी कंट्री में, जिससे हम लोगों ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए, कुछ ऐसे मतलब स्टेप्स टेकन किए ताकि हम मतलब जो उनके बिना हमारे लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट था। जैसे अगर हम लोग बात करें 77th अमेंडमेंट हुआ, 81st हुआ, 82 हुआ, ठीक है। ये सब अमेंडमेंट्स जो थे वो बहुत ज़रूरी थे क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रखी थी और सोसाइटी जो थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से सेटिस्फाई नहीं थी। और ये आप लोग की आज तक का जो लेक्चर था इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।